दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने और ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये आपके MTP 1 का क्वेश्चन है फ्रॉम May 24। ओके, इट मीन्स न्यू सिलेबस का लेटेस्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं वी हैव नॉलेज और नॉट। मैं देखता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को देख के डरते हैं कि नहीं करते हैं, और ये आपका होमवर्क रहेगा। आप इसे सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप पे भेजेंगे 9354719404 पे, ठीक है, ताकि मैं आपकी प्रेजेंटेशन देख पाऊँ, आपका माइंडसेट देख पाऊँ कि आर यू रेडी टू क्लियर सी एग्जाम और नॉट। आइए, Mr. Sahil, a residential individual, aged 40 year, okay, is a assistant manager of Fox Limited. Assistant manager है जी Fox Limited में. He is getting a salary of 55,000 per month, no issue. During the previous year 23-24, DA is 10% of basic salary. तो 55,000 का आपका देखो पर मंथ है, तो 55,000 मल्टीप्लाई में 12 कर दोगे तो पूरे ईयर की आ जाएगी सैलरी आपकी, और उसी का 10%, यानी 55,000 का 10% कितना हो गया, 5500 मल्टीप्लाई में 12 कर दोगे, डी आ जाएगा। विच फॉर्म पार्ट ऑफ द सैलरी ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, जो कि 100% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है। क्या यहाँ तक कोई कैलकुलेशन में दिक्कत? नो सर। बोनस 60,000, तो बोनस फुल्ली टैक्सेबल होता है। ओके, फिक्स मेडिकल अलाउंस, देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक अलाउंस वर्ड पढ़ा था, एक परक्यूजेट पढ़ा था। परक्यूजेट में हमने पढ़ा था कि अगर आपका ट्रीटमेंट एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में हो रहा है, या फिर एम्प्लॉयर के टाइड अप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, ठीक है, तो आपका ट्रीटमेंट एग्जेम्प्ट माना जाएगा। लेकिन अलाउंस है तो फुल्ली टैक्सेबल, तो 50,000 फुल्ली आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, now he was also reimbursed the medical bill of his mother dependent amount of 6500। क्या हमने कहीं भी पढ़ा है कि बॉस अगर आपका मम्मी का या पापा का इलाज करवा देगा, पैसे दे देगा तो अलाउ है? नहीं, तो ये भी पूरा टैक्सेबल है। सर हमने क्या पढ़ा था, हमने परक्यूजेट में पढ़ा था कि आप हॉस्पिटल में इलाज करा लो, या फिर फॉरेन वाले केस में पढ़ा था, फॉरेन जब मतलब आपका इलाज बाहर होता है और आपका बॉस आपको सपोर्ट कर रहा है, उस केस में मम्मी पापा भाई बहन अलाउ थे, लेकिन वो आपको बिल का अमाउंट पे नहीं कर रहा था, वो हॉस्पिटल का बिल पे कर रहा था, आपको पैसे नहीं दे रहा था। तेरी मम्मी का इलाज हुआ, चल ले 2,000 रुपये, नहीं, ऐसा नहीं था। वो हॉस्पिटल को पैसे देता था, वो आपको सपोर्ट करता था इलाज के लिए। ये ऐसे नहीं था कि मम्मी का इलाज करा के आओ पैसे मैं दे दूंगा, ऐसा नहीं था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराओ, अगर आपके बॉस का खुद का, लेट सपोज आप अपोलो हॉस्पिटल में, फोर्टिस हॉस्पिटल में, और भी बहुत सारे मैक्स हॉस्पिटल, अलग अलग हॉस्पिटल हैं, ठीक है, उसमें आपका बॉस इलाज करा रहा है और वो खुद बॉस का हॉस्पिटल है, तब तो ठीक है। या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बॉस इलाज करवा रहा है, तब तो ठीक है। ये इलाज नहीं करवा रहा, वो पैसे दे रहा है, टैक्सेबल है, ठीक है। तो अब तक जो भी आपने पढ़ा सब यहाँ से यहाँ तक टैक्सेबल। Child was provided a laptop for both official and personal purpose। तो देखो यार, लैपटॉप आपने यूज किया ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस, ओके, तो क्या लैपटॉप पे कभी टेंशन होती है? नहीं, लैपटॉप और फोन पे टेंशन नहीं होती। मैंने आपको बोला था एग्जाम्पल लेते हुए दुर्गेश भैया वाला, कि यार उस बंदे को दिया लेकिन उसका खून चूस के दे के रखता था 11 बजे, अरे भाई उसकी जरा फाइल दिखाना मेरे को, अरे उसकी रिटर्न भर देना, तो अरे यार उसका OTP जरा दे देना, तो इस चीज़ को हम फुल्ली एग्जेम्प्ट मानते हैं, तो ये पूरा एग्जेम्प्ट है, ठीक है। डोमेस्टिक सर्वेंट, डोमेस्टिक सर्वेंट टैक्सेबल है, हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सर्वेंट वगैरह देना टैक्सेबल होता है। 8,000, तो 8,000 मल्टीप्लाई में 12। फॉक्स लिमिटेड अलॉटेड 700 इक्विटी शेयर्स, तो 700 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई में 280 माइनस 170, 280 माइनस 170। ईसॉप, ईसॉप याद आ रहा है आपको, आपने परक्यूजेट में पढ़ा था। क्या ये पूरा क्वेश्चन आप कर पा रहे हो? हाँ सर। कितने मार्क्स का है ये क्वेश्चन? सर 5 मार्क का। क्या मैं क्लेम कर पाऊंगा? हाँ जी, 100% क्लेम कर लूंगा, नो इशू सर। सर आपने मतलब हमें पूरा चैप्टर पढ़ा दिया? हाँ जी बिल्कुल पढ़ा दिया, आप क्वेश्चन दे सकते हो अपना। ओके, प्रोफेशनल टैक्स ये मैंने अभी नहीं पढ़ा है, आउट ऑफ विच 1500 वाज पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो जो 1400 पेड बाय द एम्प्लॉयर है इसको हम सैलरी में ऐड कर लेंगे, ठीक है। बाकी प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है आज के लेक्चर में मैं आपको कंक्लूड करके बताऊंगा। आपका टैक्सेशन का क्वेश्चन पेपर है ये M24, कब का है सर? May 24 का। लेट्स सी, कोई क्वेश्चन आया हुआ है सैलरी का? आया हुआ है तो हम देख लेते हैं फटाफट। राम 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 राम। नहीं जी, ऐसा तो कोई क्वेश्चन अभी मुझे नहीं दिख रहा। नहीं सर, अभी आपके May 24 में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया था, MTP 1 में क्वेश्चन आया था, MTP 2 में आया था। ये MTP 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, अगर मुझे याद रहा, ठीक है, अगर मुझे याद रहा तो MTP 2 का क्वेश्चन प्रियंका वाला,
ठीक है। MTP2 अभी जो हमने किया था MTP1 था, दिस इज MTP2, ठीक है। क्या RTP में क्वेश्चन है? जी RTP में नहीं था, RTP में नहीं है क्वेश्चन पेपर, नहीं MTP1 और 2 में है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगी। ये अभी मैं डिस्कस करूंगा लेकिन आज के लेक्चर के बाद, क्योंकि इसमें एक दो ऐसे पॉइंट है जो अभी बताना बाकी है, जैसे ये वाला पॉइंट, तो ये एक बार मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो हम आते हैं अपने नोट्स के ऊपर जो अभी हम पढ़ने जा रहे थे। तो हमने परक्यूजिट्स जो है वो कर लिया था, स्पेशल अलाउंस जो थे उसके ऊपर हमें बात करनी थी, राइट। स्पेशल अटेंशन क्यों, इस पे स्पेशल अटेंशन क्यों था? क्योंकि इस पे अमेंडमेंट आई हुई है। रामा रामा रटते रटते, अब यहां पे स्पेशल अमेंडमेंट, ठीक है। ये क्या है सर? ये परक्यूजिटी है, ये परक्यूजिट से अलग नहीं है, लेकिन मैंने कहा था अलग से पढ़ेंगे ताकि दिमाग में ज्यादा रिटेंशन पावर इसकी बने। ओके, देखो सबसे पहले हमारे पास इसका नाम है सेक्शन 17(2) क्लॉज 7, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स RPF, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ESPF, ESF, ठीक है, और एक इसमें NPS। और ये कब से है अप्लीकेबल है? दिस इज अप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 21, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान सुनेगा, क्योंकि अब तक एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आए नहीं है। प्रियंका वाला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, ये एक बार हो जाएगा, प्रियंका वाला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ओके, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स RPF, ASF और NPS। सर RFF आपने बता रखा है 12% वाला, 12% से ऊपर होगा तो टैक्सेबल होगा। ASF आपने बता रखा है सर 7,50,000 की लिमिट होती है, राइट। और NPS जो है वो उसका मतलब है न्यू पेंशन स्कीम। क्या होता है? हम डिडक्शन के चैप्टर में 80C to 80U वाला जो टॉपिक आएगा वहां पे हम अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। ये कह क्या रहा है? न्यू पेंशन स्कीम, इसको ना मैं सोच रहा हूं ऊपर लिख देता हूं, ये एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है। न्यू पेंशन स्कीम, ओके। ये आपसे कह रहा है, ध्यान सुनिए, कि अगर आपका बॉस कंट्रीब्यूट कर रहा है RPF, SFF और NPS, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 7,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 750 इसमें, 750 उसमें, 750 उसमें, नहीं, टोटल जो है वो 750 होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, लिखिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स RPF approved superannuation fund / new pension scheme, ठीक है, in excess of 7,50,000 is treated as perquisites and it is taxable in hands of employee, in hands of employee, ठीक है, इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स RPF अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड न्यू पेंशन स्कीम इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 इज ट्रीटेड एज परक्यूजिट एंड इट इज फ्लेक्सिबल इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। मतलब कि अगर 7,50,000 से ज़्यादा की लिमिट हुई तो ये परक्यूजिट माना जाएगा। सर अप टू 5 लाख है, इग्नोर। 6 लाख है, इग्नोर। 750 क्रॉस हुआ, परक्यूजिट।
फटाफट इसको लिख लीजिए, फिर एक और है, फिर हम उसको लिखते हैं। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच। ओके, आइए जी सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड, हमारे परक्यूजिट में दो स्पेशल आए हुए हैं, तो इन दोनों को मैं अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। 17 और 18 नंबर होना चाहिए था, 16 तक हमने कर लिया, 17 और 18 हम अभी कर रहे हैं, जिसमें ये दो पॉइंट मैं अलग से बता रहा हूँ। तो इस तरह 17 और 18 ही कर लेते हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। परक्यूजिट नंबर 17 है और ये परक्यूजिट नंबर 18 है, इन्हें मैं थोड़ा अटेंशन के साथ आपसे करवा रहा हूँ। ओके, ये है सेक्शन 17 टू VIIA। ये VII था, ये VIIA है। क्या याद रखने की जरूरत है? नहीं, 17 टू इनफ है। परक्यूजिट का सेक्शन है 17 सब सेक्शन 2, दैट्स इट। अगर याद रह गया तो अच्छी बात, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, हमें कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए। इसका नाम है जी एनुअल एक्रिएशन, ACCREATION, एनुअल एक्रिएशन। ये क्या कह रहा है जरा सुनते हैं, उसके बाद इसका लिखते हैं, ठीक है। पहले सुनते हैं। एनुअल एक्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट स्लैश डिविडेंड on employer contribution of more than 7,50,000 is treated as perquisite in hands of employee and it is taxable, ठीक है। एनुअल एक्रीशन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। सर एक्रीशन का मतलब क्या होता है आप समझो। एक होता है ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे आपने हर साल अमाउंट डाला, राइट। अब जो हर साल आप अमाउंट डाल रहे हो, वो अमाउंट प्लस उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हर साल एड ऑन एड ऑन एड ऑन हो रहा है। यहां पे उसकी बात हो रही है, एनुअल एक्रीशन ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। किसकी बात हो रही है सर? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, याद रखिएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मोर देन 7,50,000 कि भैया आपका जो पैसा जमा है ना और आप 750 से ज्यादा हो रहा है, इज ट्रीटेड एज परक्यूजिट। इसको हम परक्यूजिट ही मानते हैं इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय एंड इट इज टैक्सेबल। ऊपर क्या था सर? कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स, यहां पे किसकी बात हो रही है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। दोनों में क्या मतलब हुआ सर? ये है वो अमाउंट है जो एवरी ईयर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। अगर वो जो अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया वो 750 को क्रॉस हुआ, जो अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया अगर वो 750 को क्रॉस हुआ तो परक्यूजिट। ये कहता है सर जो आपने अमाउंट कंट्रीब्यूट किया उसमें जो इंटरेस्ट बन रहा था, जो डिविडेंड बन रहा था, ठीक है सर, अगर वो 750 को क्रॉस हुआ कंट्रीब्यूशन आपका, वो इंटरेस्ट और डिविडेंड के अमाउंट का कंट्रीब्यूशन का 750 क्रॉस हुआ तो उस पर भी आपको परक्यूजिट माना जाएगा। नाउ टेंशन वाली बात यह है कि सर इसकी कैलकुलेशन क्या है। तो सारा मुद्दा कैलकुलेशन वाला है, फॉर्मूला लिखेंगे क्वेश्चन के साथ, आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। 2 से 3 रिवीजन चाहिए होंगे इस पर, ठीक है। लिखिए, आएगा क्वेश्चन तो यही आएगा, वरना आई से डिक्टो यही भेजेगा, इसी में से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल के, बट नया कुछ नहीं होगा। ध्यान से सुनेगा। फॉर्मूला है सर टैक्सेबल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PC अपॉन में 2
मल्टीप्लाई में आर, PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई में आर। सर इस फॉर्मूले का लॉजिक कोई नहीं पूछेगा, सब CA फाइल में जाके पूछना। अभी ये क्वेश्चन तुम्हें करना आ जाए ये बहुत बड़ी बात है। 100 में से 98% स्टूडेंट्स को अभी ना ये फॉर्मूला समझ में आया है, ना इसकी एप्लीकेशन समझ में आई है कि क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, ओके। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन? फॉर्मूला आइए देखिए, पीसी का मतलब क्या है? पीसी का मतलब है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, एनपीएस और एएसएफ इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 इन करंट ईयर। मतलब इस साल आपके बॉस ने 7,50,000 से कितना कंट्रीब्यूट किया है, दिस इज पीसी। नाउ वी हैव आर की बात हम लास्ट में करेंगे, यहां पे है PC1 और TP1। आर दो बार आया, आर लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट इज PC1? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, एनपीएस, ईएसएफ एक्सेस ऑफ 7,50,000 इन लास्ट प्रीवियस ईयर्स। अब देखो इसमें क्या हो गया, पीसी कौन सा है? ये है करंट ईयर। अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आपको तो दिस इज करंट ईयर कंट्रीब्यूशन, ओके। दिस इज प्रीवियस ईयर कंट्रीब्यूशन और दोनों क्या है सर? इन एक्सेस ऑफ 7,50,000, एक्सेस ऑफ 7,50,000। सर आप ऐसे क्यों लिख रहे हो? ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बार बार आप फॉर्मूला इतना लंबे में नहीं पढ़ोगे, जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करो वहीं पे। ठीक है, ओके। सर TP1 क्या है? प्रीवियस ईयर जो 7,50,000 से एक्स्ट्रा का इंटरेस्ट और डिविडेंड हुआ था, दिस इज TP1। ओके, इंटरेस्ट डिविडेंड, या फिर ऐसे मैं बोलूं इंटरेस्ट डिविडेंड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 VIIA ऑलरेडी टैक्सेबल इन लास्ट प्रीवियस ईयर। मतलब सर कि पिछला जो साल था प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आप जिस एक्सेस क्या होता है 750 को जो क्रॉस करता है, तो उस पर ऑलरेडी आप टैक्स दे चुके हो। तो जो ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो वो है आपका TP1, इंटरेस्ट डिविडेंड अंडर सेक्शन ऑलरेडी टैक्सेबल इन द लास्ट प्रीवियस ईयर। किस अमाउंट को आपने लास्ट प्रीवियस ईयर टैक्स दिया था उसकी हम बात कर रहे हैं। सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन के साथ सारी क्लियरिटी तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जगह बचेगी। हाँ, लिखो टैक्सेबल इंटरेस्ट डिविडेंड पेड इन लास्ट ईयर। ठीक है, बस हमारे पास क्या रह गया? आर आर आर। ठीक है, राजा मौली का आर। ठीक, व्हाट इज आर? आर इज आई अपॉन में एफ एवरेज। सर ये आई क्या है? आई के लिए आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम आरपीएफ, ईएसएफ, एनपीएस इन करंट ईयर। और एफ एवरेज क्या है? एग्रीगेट बैलेंस ऑफ आरपीएफ। आरपीएफ का टोटल बैलेंस कितना है? एनपीएस का टोटल बैलेंस कितना है ऑन 31 मार्च 23? ठीक है, प्लस एग्रीगेट बैलेंस कितना है ऑफ आरपीएफ, आरपीएफ, एनपीएस, ईएसएफ
ऑन 31st March 24, 31st March 24, ठीक है। और ये आप क्या करेंगे, दोनों को, इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब 2 ये प्लस ही था, मतलब दोनों को आपको ऐड करना है, और ये हो गया आपका डिवाइड बाय में 2। दिस इज एफ एवरेज। एफ एवरेज को मैं फंड एवरेज बोल सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपने फॉर्मूला लिखा, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ आपसे, आर क्या है, पहले आर का मीनिंग समझते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि भैया देखो, साल की शुरुआत में तुमने 100 रुपीज लगाए, एग्रीगेट बैलेंस ऑफ आरपीएफ एनपीएस ऑन 31st ओपनिंग बैलेंस, और लेट सपोज क्लोजिंग बैलेंस इज योर 250, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस इज 100 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 250। मैं ये कह रहा हूं कि क्या 250 एक दिन में हो गया होगा, या हर मंथ थोड़ा 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 थोड़ा, ये 100 से 250 12 मंथ्स में हुआ है, ओके। तो ये जो इंटरेस्ट इसके ऊपर तुम्हें दिख रहा है, लेट सपोज 10 रुपीज, क्या ये एक महीने में आया था या मल्टीपल मंथ्स में? पहले मंथ का इंटरेस्ट ये, दूसरे मंथ का इंटरेस्ट ये, होते 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 आया था ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई 100 प्लस 250 आप एक साथ ना लेके एवरेज ले लो उनका, तो ये कितना हो गया 350, 350 का हाफ हो गया 175। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो मुझे नहीं पता आपके टीचर ने आपको एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया है, और मैं भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला था, लेकिन मेरे को लिखते लिखते इसका इंटरप्रिटेशन आ रहा है, तो मैं क्लियरिफाई कर रहा हूँ। तो हम ये कह रहे हैं कि ओवरऑल आपके पास 175 रहे, जिस पे आपने 10 इंटरेस्ट जो है अर्न किया, ओके। तो ये वो फैक्टर है आर, कि ओवरऑल जो पैसा आपने लगाया है उस पर कमा क्या रहे हो, जो पैसा आप लगा रहे हो उस पर कमा क्या रहे हो, जो आरपीएफ में, एनपीएस में, एएसएफ में आपने पैसा लगाया उस पर अर्निंग रेट क्या चल रहा है। आर इज अर्निंग रेट इनडायरेक्टली, कि इतना लगाया तो इस पर कमा क्या रहे हो। सर एवरेज क्यों किया, क्योंकि स्टार्टिंग में 100 नहीं था और एंडिंग में 250 नहीं था, दिस इज ओवरऑल पीरियड। तो इस ओवरऑल पीरियड का हमने एक एवरेज ले लिया कि ओवरऑल इतना रहा है, ठीक है, इसलिए हमने इसका एवरेज किया, ठीक। तो ये हो गया हमारा आर। तो पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया, इस साल जो करंट ईयर कंट्रीब्यूशन क्या था, इस साल हमने पैसा कितना लगाया था, इस साल जो पैसा लगाया, ध्यान से सुनना, बहुत मेहनत कर रहा हूं, अगर लग रहा हो मास्टर मेहनत कर रहा है तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिख देना। मैं हर वीडियो में बोलता हूं गुरु दक्षिणा के तौर पे एक थैंक्स लिख दो, लेकिन आप इतने दयालु हैं कि टीचर का आशीर्वाद भी गॉड ब्लेस यू नहीं लेना चाहते, आपसे थैंक्स नहीं लिखा जाता यार। मैं बोल, अरे सर लिखा था ना, वो पहले वीडियो पे लिखा था ना, तो मैं एक वीडियो डालने के बाद सारा छोड़ दूं। ये सीरीज इसीलिए कंप्लीट हो रही है क्योंकि मैं आपकी बदौलत नहीं कर रहा, आपके अंदर बैठे जो परमात्मा है ना उनकी बदौलत कर रहा हूँ, क्योंकि उसको पता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसको पता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों से उम्मीद करूंगा तो आप लोग दिल ही तोड़ेंगे। मैंने कई बार सीरीज स्टार्ट की बीच में खत्म हो जाती थी, फिर मैंने इस बार खुद से वादा किया मैं इग्नोर करूंगा, आप लोग लाइक करो ना करो, कमेंट करो ना करो, लेकिन मुझे सच में ये एज अ इंसान होना अच्छा लगता है कि जब आप एक थैंक्स बोल देते हो, बाकी आपकी मर्जी। तो ये फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट कहता है इस साल जो पैसा लगाया क्या उम्मीद है, क्या पैसा कमा लोगे, दिस इज आर। दूसरा पोर्शन क्या है कि यार तुमने पिछले साल भी जो पैसा लगा रखा था, जो पिछला वाला तो निकाला तो है नहीं, वो अभी भी उसमें है, तो पिछले साल जो पैसा लगा था उस पर क्या कमाओगे, तो टोटल अर्निंग क्या होगी टैक्सेबल इंटरेस्ट की, इस साल टोटल तुम्हारे लिए टैक्सेबल क्या होना चाहिए। दिस इज ओवरऑल फॉर्मूला लॉजिक, ओके सर। हाँ सर, ये जो लिखवाए उस पर एक क्वेश्चन करवा दो सर, ओके। तेरी लाल पीली वो अखियां, पता नहीं याद कैसे है, आजकल ऐसा बड़ा चलता है रील्स में। सर आप तो बोलते हो रील्स नहीं देखनी चाहिए, मैं नहीं देखता। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ओके। दिस इज 5 स्टार क्वेश्चन, और इसे एग्जाम के लिए करके ही जाना, मिस मत करना, और 2 से 3 बार लिख के देख लेना। तुम्हें फॉर्मूला तो मैंने अभी क्लियरिफाई कर दिया, उसके ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा, तुम्हें जल्दी समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है, ओके। और इसका आंसर ना मैं यहीं हाथों हाथ निपटाऊंगा अभी यहीं पे, वरना मुझे बार बार फैक्ट्स दिखाने पड़ेंगे, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। एक्स इज अपॉइंटेड एज सीएफओ ऑफ एबीसी लिमिटेड इन मुंबई, ठीक है। सीएफओ ऑफ एबीसी लिमिटेड,
in Mumbai from 1st 9 2021. His basic salary was 6 lakh per month. Oh my god, per month. Did you know 6 lakh multiplied with 2? How much? He is paid 8% as DA. उसको 8% DA भी मिलता है. Okay. He contributes 10% of his pay and DA towards the recognized provident fund. And he contributes 10% of basic pay and DA towards recognized provident fund, RFA. एंड द कंपनी कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट. और कंपनी भी यानी एम्प्लॉयर भी 10% देता है. ओके अब मेरे को एक चीज़ बताओ भाईडो, भैया आए कब? 1 सितंबर. सितंबर से मार्च कितना होता है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 7 मंथ होते हैं क्या? हाँ सर 7 मंथ होते हैं. तो अगर मैं तुमसे बातों बातों में कहूँ ये ईयर चल रहा है प्रीवियस ईयर 21 एंड 22. ओके सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, हाँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सर. ओके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. दिस इज 7 मंथ. ओके नाउ 6 लाख का पैकेज है मेरे भाई का, मल्टीप्लाई में 7 मंथ उसने आपके यहाँ काम किया तो 4,20,000 उसको मिलना चाहिए था प्लस 8% का DA. इसका मतलब 3,36,000. तो ये ओवर कितना हो गया? 45,36,000. अब एक बात बताओ, क्या इसका 10% 7,50,000 से ज़्यादा है? नहीं. तो क्या ये टोटल अमाउंट जो 10% है, दिस इज 45,36,000. 4 लाख कितना पड़ेंगे इसको? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख. हाँ 4,53,600. ठीक है. क्या ये 7,50,000 से ज़्यादा है? आंसर है नो. तो क्या वो पहले वाले केस में VII में आएगा? नो. क्या ये VIIA में आएगा? नो. ठीक है. अगर आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कर भी दिया 10%, तो क्या ये 7,50,000 से ज़्यादा है? नहीं. तो नॉट एक्सीडिंग 7,50,000. मैं एज पर द क्वेश्चन ने ये रिक्वायरमेंट नहीं मांगी है. आपके दिमाग में यहाँ लिखो नथिंग टैक्सेबल, क्योंकि जब तक 7,50,000 को क्रॉस ही नहीं करेगा तब तक ये आपको टैक्सेबल होगा ही नहीं. ये नॉलेज के लिए. किसके लिए? नॉलेज के लिए. क्या एग्जाम में ये करना है? नहीं. ये आपको सिखाने के लिए कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या जाता है और इस प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है. ओके आगे कहता है सर द एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एज ऑन द 1 अप्रैल. देखो इसने मुझे बताया 1 अप्रैल का बैलेंस 2022, 31 मार्च 23 एंड 31 मार्च 24, यानी 2 ईयर की कैलकुलेशन उससे मांगी है. ये एक बार ओपनिंग बनेगा, ये क्लोजिंग बनेगा, फिर ये एक बार ओपनिंग बनेगा, ये क्लोजिंग बनेगा. ठीक है 2 बार कैलकुलेट करना है. रिस्पेक्टिवली कंप्यूट द परक्यूजिट वैल्यू चार्ज टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स इन VII और VIIA में फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 एंड 24-25. तो सर एक ईयर का तो आपने एडवांस में कर दिया. हाँ कर दिया, तुम्हें समझाना था. प्रायर टू 1/9/21, वो कह रहा है 1/9/21 से प्रायर का कह रहा है. ही वॉज कंसल्टेंट, वो पहले कंसल्टेंट था. हुज प्रोफेशनल फीस वॉज टैक्सेबल. अरे यार इसकी जरूरत नहीं थी, ये मुझे जानने की जरूरत नहीं है. ओके तो सर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? ओके तो मैं फॉर्मेट तो प्रॉपर जैसे करना है मुझे नहीं पता. मैं आपको कैलकुलेशन पोर्शन पे जरूर पूरा ध्यान दे रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियरिफाई हो. ये रीडेबल है या मैं जूम करके कर रहा हूँ? आई थिंक रीडेबल होगा. ठीक है चलो तुम्हारे लिए और बोल्ड पेन ले लेता हूँ. राइटिंग बैठेगी नहीं वीडियो. रुको एक सेकेंड. चलो लिखो सर 4 प्रीवियस ईयर 22, 23 एंड असेसमेंट ईयर 23-24. सर बेसिक सैलरी कितनी है आपकी? बेसिक सैलरी 6 लाख मल्टीप्लाई में 12 मंथ्स. दिस इज 72 लैक्स. 72 लैक्स, 7 करोड़ 2 लैक्स या फिर 72, जैसे भी आप बोलो 72 लैक्स. 72 लैक्स ज़्यादा बोलना बेहतर है ना. 72 लैक्स. ओके 72 लैक्स बोलना तुम भी.
डीए, सर क्यों बच्चों वाली हरकतें करते हो? ऐसे तो मैं हंसाने के लिए यार। 10% और बेसिक सैलरी, दिस इज 57,000, ओ 57, 5,76,000 रुपीज को बोल सकते हैं। हाँ, 57,600,000। तो मुझे लिख के बताना कमेंट बॉक्स में क्या बोलते। टेक 77, 76,000। इसको मैं क्या पढ़ूं भाई? बताओ बताओ बताओ। 77,76,000। ओके, हम बात करते रहे जी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की। सारी टेंशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की है प्रोविजन को लेके टू आरपीएफ। तो भैया 10% जब आप निकालोगे किसका सर? 77,76,000 का, दिस विल 77,76,000, 77,7600। तो सर टैक्सेबल कितना है सर? टैक्सेबल परक्यूजिट अंडर सेक्शन 17(2)(bii). तो सर हमने 76,00 मैंने कुछ जीरो में कमी कर दी क्या? ये मेरे भाई इसको ना एक तरीके से और बोल सकते हैं, 7,77,600। तो हमने कितना एक्सेस कर लिया? 7,77,000। हाँ, तो हमें मैक्सिमम कितना करना था? 7,50,000, और हमने कर लिया 7,77,000। 7,77,000, और हमारा मैक्सिमम कितना होना चाहिए था? 7,50,000। ओके, तो आपने एक्स्ट्रा कितना कर लिया? 27,600। ओके, ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा अमाउंट। कितना हो गया सर? हमारा हो गया 27,600। ओके, अब मैं आपसे पूछूं टैक्सेबल, कलर चेंज करके पूछता हूं आपसे, टैक्सेबल अमाउंट अंडर सेक्शन 17(2)(bii)(a), ठीक है, इक्वल्स टू पीसी अपॉन में 2 इंटू में आर। सर आगे वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं, अगर लगाना है लिखना है तो लिख लो, प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू में आर। मैंने आपको लॉजिक बताया था, ये वाला अप्लाई नहीं होगा अभी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड ही नहीं है, और प्रीवियस ईयर में कुछ टैक्सेबल नहीं है। जब प्रीवियस ईयर में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है, प्रीवियस ईयर का जब टैक्सेबल ही नहीं है, सर कहाँ आपने निकाला था? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया नहीं था कि नथिंग इज टैक्सेबल? ये मैंने आपको बोला था ना, नथिंग इज टैक्सेबल, क्योंकि वो 3600 हो रहा है ओनली, ठीक है, तो इसलिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये वाला पोर्शन अभी के लिए रिलेवेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं लिखना चाहते चलेगा। सर पीसी क्या हुआ? इस साल का कितना कंट्रीब्यूशन है? 27,600 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में आर। अब सर ये आर कितना निकालेंगे? ये तो हो जाएगा 0, कट नहीं भी करोगे तो 0 लिख दो, ठीक है। सर आर कैसे निकालेंगे? तो आर का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? आर का मीनिंग आपको बताया था मैंने कि ओवरऑल एवरेज बेसिस पे कितना पैसा कंट्रीब्यूट हुआ, उस ओवरऑल एवरेज बेसिस पे कितना हमने इंटरेस्ट जनरेट किया, वो रेट जो हम निकाल रहे हैं, अर्निंग रेट ऑन आरपीएफ ऑन एवरी ईयर इज आर, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहां पे ध्यान सुनना, आर इक्वल्स टू एफ एवरेज। अब यहां पे अगर हम एफ की बात करें तो एफ निकालना सबसे आसान होता है। ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 22 प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 मार्च 23, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपॉन में 2, एवरेज आ जाएगा हमारे पास। दिस इज 9,981 137 प्लस 27
43,048 अपॉन में 2। आइए एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या यही फिगर लिखा हुआ है। देख लेते हैं 981 137 227 43,048। हाँ सर यही फिगर लिखा हुआ है। ओके चलो जी ये आपने लिख लिया। हाँ सर लिख लिया। इसका एवरेज कितना आ गया सर? इसका एवरेज है सर 118,62,093। तो एफ एवरेज कितना आ गया? 18,62,093। अबे सर आई कैसे आएगा? आई तो आई के लिए एक और फॉर्मूला लगेगा। ये एफ में डबल टू स्टार अब हम आई निकालेंगे। अब यहाँ पे ना बच्चे आई के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज आई? आई का लॉजिक समझो। आई वो इंटरेस्ट अमाउंट है जो तुमने अर्न किया। क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, कैसे निकालोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं इंटरेस्ट ऑफ करेंट ईयर जो हमें निकालना है 22 23 कैसे निकालोगे? नहीं पता चल रहा? चलो मैं तुम्हें बताता हूं। मैं तुम्हें एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। चलो करके दिखाते हैं। ये बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना है? क्लोजिंग बैलेंस सर क्लोजिंग बैलेंस इज 270 27 43,048 27,43,048। ठीक है सर ओपनिंग बैलेंस कितना है? लेस कर दो सर 981 137। ये देखो ये क्लोजिंग बैलेंस था, ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है आपने इसे लेस कर लेना है। लेस माइनस में क्या कर रहा हूं? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना था यार? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7600। सर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना था? 7600। अब मुझे बताओ जो रह गया वो क्या है? दिस इज इंटरेस्ट। ओ माय गॉड 206,711। सर इतने से अच्छा तो पेपर छोड़ के आ जाए। ठीक है अटेम्प्ट लगाते रहो। एक बार सीख लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो। जब मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हूं तुम भी तो पढ़ने के लिए तैयार बनो। ओके तो यहां पे क्या है? क्लोजिंग बैलेंस 27,43,048, ओपनिंग बैलेंस 981 137। सर ये लेस क्यों कर दिया? इससे तो हमें पता चल गया ओवरऑल इस क्या इंक्रीमेंट हुआ। राइट टोटल इंक्रीमेंट इससे हमें पता चल गया। टोटल इंक्रीमेंट हमें पता चल गया। अब एक बात बताओ इस टोटल इंक्रीमेंट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी तो शामिल है। हाँ जी तो हमने वो भी लेस कर दिया। तो फाइनली रह क्या गया? दिस इज इंटरेस्ट ऑफ द ईयर जो इस साल आपने जनरेट किया। ठीक है तो ये करने के बाद 206,711 इंटरेस्ट आ गया आपका। तो आपका रेट आ गया सर 0.1110। ये इस ईयर की रेट के हिसाब से आप अर्न कर रहे हो। ठीक है 0.1110। तो ये आ गया आपका 1532। तो व्हाट इज टैक्सेबल अमाउंट? दिस इज 1532। इस 1532 रुपए के लिए इतनी मेहनत है। क्या रियल लाइफ में ऐसा होगा? ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा तो कैलकुलेट होगा, अदरवाइज छोटे मोटे के लिए 100-50 के लिए तो बॉस कह के तुम ऐसे ही पे कर दो यार। इतना ज़्यादा कैलकुलेशन मेरे को मत समझाओ। ठीक है ओके ओके सर ये तो हो गया। हाँ सर हो गया। सर इस ईयर की कैलकुलेशन दिखा दो। क्या पेज बचा है मेरे पास? नहीं बचा। चलो जी इस ईयर की कैलकुलेशन करते हैं। सर आपने लिखने का टाइम नहीं दिया, कोई बात नहीं। प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। अब मुझे एक चीज बताओ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? सर बेसिक सैलरी 6 लाख मल्टीप्लाई में 12 मंथ्स। ये बहुत हाई लेवल का फॉर्मूला है, सच बता रहा हूँ। आपकी पीजीबीपी से ज़्यादा टफ है। ऐसा फॉर्मूला पीजीबीपी में भी नहीं है। 72 lakhs डीए 8% ऑफ बेसिक सैलरी 576,000
Now this is 77,76,000. Okay. Now employer contribution to recognized provident fund. This is 10% of 77, 76, 000. This is 7, 7600. Now taxable under section 17(2) VII. This is 77, 7600 minus 7,50,000 equals to 27,600. ठीक है, यहाँ तक तो हमारा किस्सा खत्म हो गया. ठीक है सर. सर टैक्सेबल अमाउंट की कैलकुलेशन समझाओ. वही तो समझाने के लिए बैठा हूँ बेटा. टैक्सेबल अमाउंट अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 VIIA. ठीक है, VIIA. ये क्या है सर? ये है PC अपॉन में 2 इस ईयर का कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई में किस रेट से उस कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट बढ़ेगा वो, और पिछले ईयर पे जो कंट्रीब्यूशन हुआ था वो, और पिछले ईयर जो टैक्सेबल इंटरेस्ट रहा था वो. ठीक है, मल्टीप्लाई में R. तो इस ईयर का कंट्रीब्यूशन पता है? हाँ सर पता है, 27,600. जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है 7,50,000 का वो अपॉन में 2. R पता है? नहीं सर, निकाल लेंगे. सर PC1 कितना है? सर 27,600 पिछले ईयर का कंट्रीब्यूशन. सर पिछले ईयर का इंटरेस्ट टैक्सेबल कितना था? सर 1532 मल्टीप्लाई में R. ओके, मतलब R रह गया, R निकाल दिया तो क्वेश्चन खत्म. हाँ जी सर, R निकाल दीजिए. R इज I अपॉन में F एवरेज. सर एवरेज भी हमें समझ में आ गया. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. तो ओपनिंग इज 27,43,08 प्लस 4,648,555 अपॉन में 2. ठीक है सर, आई कैसे आएगा? आई अभी अभी आपको मैंने एक तरीका बताया था, इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर. क्लोजिंग बैलेंस 46,48,555 लेस ओपनिंग बैलेंस 27,43,08,048. ओ 048. यहाँ भी गलती लिखी है यार. एक सेकेंड. हाँ 048 है, यहाँ पे जल्दबाजी हो रही है सर. एक गलती हो रही है सर आपसे. हाँ सर ठीक करो. ओके 27,43,048. 27,43,048. 27,43,048. ओके. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 777,600. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 777,600. employee contribution is interest is 350,307. Yeah, this is your final amount. 350,307. So this is what? This is 0. चलो मैं आपके लिए और थोड़ा सा सिंपल लिख देता हूँ. This is 350,307 upon 36,95,802. 36,95,802. ओके, ये आ गया 0.09479. 0.09479. ओके, तो मेरे दोस्त ये आपका R आ गया. अब R को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो. 0.09479. 0.09479. So what is this? This is 4069. या ये पहले आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे जो फाइनली एग्जामिनर को तुमसे चाहिए. सर लिखना है क्या? ओके लिख लो, वर्किंग से लिख लो, यहाँ से लिखना चालू करो, उसके बाद हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं. वैसे एग्जाम का पार्ट ये नहीं है, मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ लिखना है तो लिख लो. सर आज तो पूरा लेक्चर आपने इसी में लगा दिया. बेटा यही तो मेन रह गया था, इसके बाद बचा क्या हमारे पास? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा.
रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दास की नगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, 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 रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 1। ठीक है जी, यहाँ भी लिखो राम 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 1, राम 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 राम, राम 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 3, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, स्टॉक सितंबर एग्ज़ाम के लिए फिनिश हो जाएगा, जैन के अटैम्प्ट के लिए भी। अगर मई 24 है, नोट्स बनाओ, साथ में स्टडी मैट पढ़ो, ठीक है। अगर जैन अटैम्प्ट है और सितंबर अटैम्प्ट है, और अगर अब तक तुमने बाय बुक नहीं की है, तो प्लीज़, इट्स माय पर्सनल कंसिडरेशन, पर्सनल सजेशन, मेरे बच्चे बुक बाय करो यार प्लीज़। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके तुरंत बुक बाय कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक से एक क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने नहीं भी करवाए हैं, तो तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ताकि तुम खुद से कर लो, ठीक है। मैं तुम्हें इनफ मैच्योर बना रहा हूँ। चलो जी, इसी के साथ ये हमारा फिनिश हुआ। अब दो सेक्शन 16 मुझे एक बार करवा देना है। सेक्शन 16 के बाद सेक्शन 16 अलग ही लिखता हूँ मैं। उसके बाद हमारा मोस्टली टॉपिक ख़त्म है, एक छोटी सी अमेंडमेंट मुझे बतानी है, उसके बाद हमारा टॉपिक ओवर, ठीक है। बाकी एक एरियर का क्वेश्चन है, सेक्शन 89 है शायद उसका, वो मैं डायरेक्ट बुक से कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, ओके, और होमवर्क भी दूंगा। देखिए जी, सेक्शन 16 लास्ट कॉन्सेप्ट, सेक्शन 16, ठीक है। पहला इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोफेशनल टैक्स।
आप बहुत सारे क्वेश्चन में देखोगे प्रोफेशनल टैक्स, ओके। इसमें आप लिखोगे इट मीन्स टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो तो उसके ऊपर आप जो टैक्स दे रहे हो, दिस इज प्रोफेशनल टैक्स। इफ इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर, अगर तुम्हारे एम्प्लॉयर ने पे किया है, ठीक है, जो अभी हमने आज क्वेश्चन किया था उसमें 2200 में से 1400 एम्प्लॉयर ने पे किया था, राइट। आज जो हमने क्वेश्चन आरटीपी का पहला क्वेश्चन किया था उसमें यही तो हुआ था, एम्प्लॉयर पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। वो कह रहे ना 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 तुम मेरा बच्चा है तो तू टैक्स मत भर, मैं भरूंगा, एम्प्लॉय। देन फर्स्ट इट इज टैक्सेबल, शुरू शुरू में आप उसको क्या करो, टैक्सेबल कर दो, सैलरी का पार्ट उसको बना दो। देन टेक डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। उसके बाद तुम इसमें क्या कर सकते हो, आओ और ले लो, ठीक है। और अगर एम्प्लॉय ने पे किया है तो उसे टैक्सेबल और डिडक्शन मत करो, डायरेक्ट डिडक्शन अप्लाई कर दो। इफ इट इज पेड बाय एम्प्लॉय, देन ओनली डिडक्शन इज अलाउड। तो आप आओ और डिडक्शन ले लो, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये पहला टॉपिक है, फटाफट लिखो। इसमें 2 से 3 टॉपिक लिखूंगा, सेक्शन 16 आज ओवर, 10 फिनिश। राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10। आओ जी सेकेंड लिखो, दिस इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आप बचपन से बता रहे हो, जब से लेक्चर 1 बताया था आपने। हाँ जी वही है ये स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर हमें याद है 50,000, ना ना इसमें भी लॉजिक है, सैलरी वर्सेस 50,000 विच एवर इज लोअर। अगर मान लो किसी की सैलरी है 30,000, उसको 50,000 का डिडक्शन कैसे दे दोगे, तो 30,000 माइनस 30,000। किसी की सैलरी है 1 लाख, तो 1 लाख माइनस 50,000, 50,000। यानी अगर सैलरी ही 50,000 से कम है तो जितनी सैलरी है बस उतना ही डिडक्शन मिलेगा, अगर 50,000 से ऊपर है तो ओनली 50,000 ही डिडक्शन मिलेगा। लिख लो इसको फटाफट। आई थिंक ये पूरा नया है आपके लिए, है ना। नया नहीं सर, 50,000 तो बताता, ये सैलरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताता। कोई बात नहीं, लिख लो आ जाओ, और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलने वाला, ठीक है। राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6। ओके लास्ट इसमें एक लिख लो मेरी साइड से, दिस इज एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस। यहां पे लिखना एग्जेम्प्ट ओनली इफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, फॉर अदर्स इट्स फुल्ली टैक्सेबल। मतलब अगर आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस दे रखा है तो अभी उसे डिडक्शन अलाउ करोगे, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो फिर ये टैक्सेबल हो जाएगा। सर इसमें क्या होता है, इसमें देखो होता है 20% वो बेसिक सैलरी, जो भी उसकी सैलरी होगी भैया की वो, फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो भी है वो, जितना बॉस ने दिया है, थर्ड है मैक्सिमम 5,000, मैक्सिमम अप टू 5,000। तो इसमें जो भी लोअर होगा, लोअर इज एग्जेम्प्ट,
जो लोअर होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फटाफट इसको लिख लो, खत्म। सैलरी का टॉपिक बाय बाय, सैलरी का टॉपिक बाय बाय, सैलरी का टॉपिक बाय बाय, सैलरी का टॉपिक, सैलरी का टॉपिक, सैलरी का टॉपिक बाय बाय। ओके, रामा रामा रटते रटते, अब मैं एक टॉपिक चालू कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट। जब भी कोई अमेंडमेंट आएगी, जब भी कोई चेंजेस आएगा, कुछ बोलते हैं ना कि सर सिलेबस चेंज हो गया, क्या हम वीडियो देख सकते हैं? 100% आप देख सकोगे टिल Jan 25 एग्जाम। जो भी अमेंडमेंट आएगी, जो भी चीज़ आएगी, मैं इसमें ऐड करता जाऊँगा इन नेक्स्ट पार्ट्स। ओके, इसमें बस हमें क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आएंगे, जो भी अमेंडमेंट आएगी, आई विल डिस्कस इन दिस, अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसके अंदर। ओके, सबसे पहले आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें एक टॉपिक जो मेरा पढ़ाना रह गया अभी तक आपको, वो है, इसमें आप लिखो सम एडिशनल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब भी मुझे लगेगा कुछ ऐसा है जो एग्जाम के लिए पढ़ाना है और मैंने नहीं पढ़ाया, वो मैं इसमें डिस्कस कर लूंगा। ओके, पहला मैं इसमें बात कर रहा हूं स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। कई बार क्वेश्चन में, अब तो ऐसा आता नहीं है, लेकिन एमसीक्यू अगर पूछ लिया तो क्या करोगे? अगर कोई केस बेस्ड स्टडी पूछ लिया तो क्या करोगे? तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो आप लिखोगे डायरेक्टर, अगर कोई एम्प्लॉई है हमारा तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉई। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉई है हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट in the business of employer, अगर एम्प्लॉयर के बिजनेस में किसी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, यानी 20% से ज़्यादा, तो फिर भैया वो बंदा स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज कहलाएगा। एंड थर्ड, हैविंग सैलरी मोर देन 50,000। सर ऊपर दोनों का तो नहीं पता, लेकिन इस वाले केस में तो सारे एम्प्लॉय स्पेसिफाइड हो जाएंगे। हाँ, तो जब आप परक्यूजिट्स पढ़ते हो ना, तो कुछ परक्यूजिट्स लिखे गए कि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को मिलेंगे तभी टैक्सेबल, लेकिन वो भी काम की नहीं है, वो बताना मेरे लिए काम का नहीं है, क्योंकि हर एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ज़्यादा होती ही होती है। अरे आप 10,000 भी देंगे तो मल्टीप्लाई में 12, 1,20,000 हो जाएगा। 50,000 पुराना हो गया। ये जब भी आपका इनकम टैक्स चेंज होगा, या जब भी अमेंडमेंट तगड़ी वाली आएगी, देखना ये चेंज होगा, पता नहीं इतने सालों से क्यों है, बट इसको हटा देना चाहिए था। बस एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, रामा रामा रटते रटते। बाकी ना एक अमेंडमेंट आई हुई है एसपीएफ आरपीएफ को लेके, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 अप्रैल 21 के बाद की है, आई विल गाइड यू। और वो ये कहता है कि देखो, अगर 2,50,000 तक इंटरेस्ट आया ना कंट्रीब्यूशन पे, आरपीएफ और एसपीएफ पे, तो एग्जाम्प्ट है। उसके ऊपर हुआ ना तो वो परक्यूजिट माना जाएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये लिखवा देता हूँ, अमेंडमेंट वाला पोर्शन है प्लीज़, इसलिए मैंने कहा था ये पार्ट अलग से रिकॉर्ड करते हैं, थोड़ा सा अमेंडमेंट पोर्शन है। ठीक है, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। ऊपर वाला क्या था? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था, ये किसका? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एसपीएफ एंड आरपीएफ। और हाँ, आज लास्ट पार्ट है सैलरी का। जिन्होंने भी थैंक्स अब तक नहीं लिखा ना, प्लीज़ यार एक लिख देना, बहुत मेहनत लगती है। नेक्स्ट में जो मेरा प्लानिंग कर रहा है ना दिमाग में, वो चल रहा है कि मैं तुम्हें टीडीएस एंड डिडक्शन का टॉपिक स्टार्ट करूँ, उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर जो रह जाएगा वो। ठीक है, जो वो टॉपिक जो तुम छोड़ के जाते हो वो पहले कराने का मूड है मेरा। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों की सितंबर में एग्जाम भी है, तो मेजर टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे। अभी एक बार थैंक्स बोल देना यार, थोड़ा सा तो शर्म करो यार, थोड़ा सा इज्जत करो मास्टर का। एक थैंक्स, एक लव यू, इतनी मेहनत की है मैंने आपकी। सैलरी आप तक को आज तक कैसा लगा और मेरे पढ़ाने के बाद कैसा लगा, प्लीज़ रिप्लाई में। ओके, इन कमेंट बॉक्स। तो ये सेक्शन है 10, 11 और 10, 12। सागर की गहराई से, आइए लिखिए, नॉट अवेलेबल
एम्प्लॉय on interest on employee contribution on or after 1st April 21। अब यहाँ पे जो मेन पार्ट है वो ये है, इफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन is more than 2,50,000 in a year। मतलब अगर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन 2,50,000 से ऊपर है ना, तब ये एग्जामेशन नहीं मिलेगी। यानी ये कहता है कि अगर 2,50,000 तक है तो तुम्हारा एग्जाम्प्ट है, तुम्हें कोई भी टैक्स मतलब अमाउंट सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, 250 क्यों है? क्योंकि जो नॉर्मल स्कीम है उसके अंदर 250 ही बेसिक इंसान के लिए अप टू 60 की एज बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मानी जाती है। तो कह रहा है भाई इतना ही कंट्रीब्यूशन करना जो तुम्हारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, तुम उसको भी ज़्यादा कर रहे हो तो वो टैक्सेबल है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है इसमें, इफ एम्प्लॉयर नॉट मेड एनी कंट्रीब्यूशन then limit will be 5 lakh instead of 2,50,000। क्या कह रहा है भाई, 2.5 लाख की लिमिट को ना मैं बढ़ा के 5 लाख कर दूंगा। लिमिट विल बी 5 लाख कब? अगर एम्प्लॉयर नॉट मेड एनी कंट्रीब्यूशन, मतलब सिर्फ तुम ही अपने अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बॉस कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो ये अमाउंट 250 की जगह 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट इसमें लिख लेना, नोट, बस आज लिखने का काम खत्म, ये लास्ट लिख रहे हो तुम। इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन एक्सेस कंट्रीब्यूशन, मान लो 5 लाख की जगह 7 लाख कर दिया, 2.5 लाख की जगह 3 लाख कर दिया, जो 50,000 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। मतलब 250 तक का इंटरेस्ट तो अलग हुआ ना, देखो 250 तक तो माफ है। टोटल कितना आपने किया? 3 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख कर दिया, और माफ कितना? 250। तो 4 लाख माइनस 250, एक्स्ट्रा कितना? 150। उसके इंटरेस्ट का क्या? एक्सेस कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन सच इंटरेस्ट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अब ये क्वेश्चन का पार्ट बना नहीं है, इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई। ठीक है, तो उसने कहा कि भैया मैं ना, इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन एक्सेस कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन सच इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इन हेड्स ऑफ एम्प्लॉई। कि मतलब जो एक्स्ट्रा है वो सैलरी के तौर पे तुम्हारा ट्रीट होगा। क्या मैंने लिखने का टाइम दिया था? आई फॉरगॉट। यहां तक तो दिया था, यहां से याद नहीं मुझे, यहां से लिख लो आप। राम 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 एक, राम 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 दो, राम राम तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11। प्लीज़ यार एक बार कमेंट करके प्लीज़ बताना, मैंने इतनी मेहनत की सैलरी पे अराउंड 15 to 20 आवर्स का लेक्चर रिकॉर्ड किया है। प्लीज़ यार इतनी तो गुरु दक्षिणा दे ही सकते हो। पहला कैसा सैलरी था, अब कैसा है, कॉन्सेप्ट कैसे है, प्लीज़ बताना। और हाँ, आज 5th ऑडियो शायद रिकॉर्ड होगा क्लास के एंड में, और ये सारे ऑडियो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, सी ड्रीमर्स देवेंजर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना 9357199404, वहीं में तुम्हारा इंपॉर्टेंट लिस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी टेस्ट होगा सैलरी चैप्टर का, वो मैं वहीं शेयर करूँगा। ठीक है, और ये कब मिलेगा? आफ्टर दी चैप्टर, इस चैप्टर के बाद मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा आपको। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ,
राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम राम 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20। ओके, एक थर्ड टॉपिक भी है, एरियर इन सैलरी। ये मैं प्लीज़ मार्क कर लेना, बुक से ही करवाऊंगा, अभी बुक से कराऊंगा। पहले एमटीपी का क्वेश्चन नंबर 2 वो प्रियंका वाला रह गया था, वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं इस कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, एरियर ऑन सैलरी। एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैं अपनी साइड से सिलेबस 100% कर रहा हूँ, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बुक में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक रह गया हो, परेशान मत होना, वो किसी न किसी चैप्टर में कवर अप हो जाएगा, ठीक है। MTP2 प्रियंका, आई लव प्रियंका। प्रियंका गांधी नहीं सर, प्रियंका कौन पता नहीं, बस बोल दिया। ओके चलो सर, प्रियंका चोपड़ा, अरे वो बहुत बड़ी है मेरे से एज में आ जाओ इधर। मिसेस प्रियंका MTP2, ये M24 मई 24 की MTP2 का क्वेश्चन है। एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन नहीं आया सैलरी का, और RTP में भी नहीं आया, MTP1 2 में आया था, हमने कर लिया। क्या आने वाले अटेम्प्ट में सितंबर और जैन में, याद रखना सितंबर एंड जैन में एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत हाई हैं सैलरी के। अगर तुमने मिस किया, यू ड्रॉप योर मार्क्स। Mrs. Priyanka, General Manager of ABC Limited, Mumbai, furnish the following particulars for the financial year. Salary 40,000 per month, taxable, ठीक है। Value of medical facility in hospital maintained by the company. अगर हॉस्पिटल मेंटेन किया है कंपनी ने, मेडिकल फैसिलिटी दी है, दिस इज कॉल्ड परक्यूजिट। क्या परक्यूजिट टैक्सेबल होता है? आंसर है नो, क्योंकि उसी के बॉस ने किया है। रेंट फ्री अकोमोडेशन ऑन्ड बाय द कंपनी। अब देखो सिटी कौन सी थी? मुंबई। मुंबई 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन रखती है, ऑब्वियसली है, तो रेंट क्या होगा? सैलरी का 15%, ठीक है। रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या होता है? 15% हम लेते हैं ऑफ सैलरी। याद आ रहा है तुम्हें? नहीं आ रहा कोई बात नहीं, प्रोविजन एक बार रिवाइज करो, याद आएगा। अगर आ रहा है तो थैंक यू, तुमने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े। हाउसिंग लोन 7 लाख गिवन बाय 1 अप्रैल 23 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, नो रीपेमेंट, और SBI का रेट था 9.5, तो 9.5% माइनस 6%, इनको परक्यूजिट क्या माना जाएगा? 3.5% ऑन 7 लाख। यू कैन कैलकुलेट, ओके। A dining table was provided to Mrs. Priyanka at her residence. The purchase was 1st June 2020 for 60,000 and sold to Mrs. Priyanka 1st May 2023. अच्छा एक चीज़ बताओ, खरीदा कब था? 1 जून 20। इससे 1 ईयर कितना हो जाएगा सर? ईयर 1 1 मई 21। इसके बाद अगला ईयर क्या आएगा? 1 मई 1 जून बोला क्या यहाँ पे? ओके जून बोला है, तो जून से पहले था 31 मई 22। उसके बाद 1 मई 23 को 1 मई 23। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कंप्लीटेड ईयर पे लेना है, इनकम्प्लीटेड ईयर पे नहीं लेना। और SLM एट द रेट 10% है शायद, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मुझे याद है मैंने आपको लैपटॉप वगैरह का बताया था, आपको बाइक्स वगैरह का बताया था, और अदर एसेट बताया था, तो ये SLM वाला कॉन्सेप्ट है, ओके। पर्सनल परचेज थ्रू क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड बाय द कंपनी, अमाउंट 10,000 वाज पेड बाय द कंपनी, नो पार्ट ऑफ द अमाउंट वाज रिकॉर्ड फ्रॉम द मिसेस प्रियंका। भाई पूरा टैक्सेबल होना चाहिए, तुम्हारी पर्सनल परचेज है, बॉस क्यों उठाएगा खर्चे? टैक्सेबल। मारुति सुजुकी, आए हाय हाय, मारुति सुजुकी का इंजन कितने सीसी का होता है? 1500 सीसी। और थार का कितना होता है? 1800 सीसी। इंडिफरेंस कितना होता है? 1600 सीसी। 1600 से कम ब्रीजा, 1600 से ऊपर थार, ये मैंने बताया था आपको। मारुति सुजुकी कार विच वॉज परचेज बाय द कंपनी ऑन 16 जुलाई 2021 2,50,000 वॉज सोल्ड टू एसएससी ऑन 14 जुलाई 23 1,60,000। अरे सर ये तो कॉन्सेप्ट उस पर लगा ही नहीं, कार का कॉन्सेप्ट है, तो कार पे रेट क्या होता है? मैंने एक चार्ट बनाया था, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, और तुम अगर मिस कर रहे हो तो तुम्हारी गलती। दिखाऊं वो चार्ट, राइट। एक सेकेंड में तुम्हारे लिए वो चार्ट निकाल रहा हूँ ताकि तुम्हें गलती फील ना हो। रुको, यहाँ पे आओ, मैंने आपके लिए खूबसूरत सा चार्ट बनाया था। बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी तुमने, ये लो जी। कंप्यूटर लैपटॉप 50%, कार का डेप्रिसिएशन 20%। तो कार बेच रहे जी 20%, और WDV मेथड अप्लाई होगा, राइट।
याद आ गया? हाँ सर याद आ गया। ओके, फिर इन्होंने बताया अदर इनकम रिसीव्ड बाय द एसएससी, एसएससी को इनकम रिसीव हुई है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24, इंटरेस्ट ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट विद द कंपनी इन स्पेसिफाइड म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑन द, ये अदर सोर्स की कुछ पोर्शन है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, ये बाद में अदर सोर्स जब मैं पढ़ा लूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डिपॉजिट इन पीपीएफ अकाउंट मेड ड्यूरिंग द ईयर 40,000, पीपीएफ में 40,000 डाला, 40,000 तक अलाउ है, हाँ 250 तक तो अलाउ है ही है। कंप्यूटर द ग्रॉस टोटल इनकम, चलो एक बार ना इसका आंसर देख लेते हैं, MTP2 का देख लेते हैं, थोड़ा सा हमारे दिमाग में हमने जो सोचा वो सही सोच रहे हैं और जो एग्जामिनर ने सोचा वो सही सोचा। MTP2 की क्वेश्चन पेपर आंसर कहाँ गया भाई, MTP2 या अदर सोर्स वाला पोर्शन अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, अदर सोर्स जब पढ़ा दूंगा उसके बाद डिस्कस करूंगा, अभी नहीं कर रहा अदर सोर्स, ठीक है। सैलरी कैलकुलेशन देख लेते हैं, सैलरी 40,000 की मल्टीप्लाई में 12, मेडिकल फैसिलिटीज हॉस्पिटल मेंटेन बाय द बॉस इज एग्जाम्प्ट, ओके। नाउ रेंट फ्री अकोमोडेशन 15% ऑफ सैलरी, ठीक है, एंड 10% 15% ऑफ सैलरी फ्रॉम एंड 10% सैलरी फ्रॉम। सर 15% 10% क्यों, क्या उसने लोकेशन चेंज की थी, क्या हमसे पढ़ने में कोई दिक्कत हुई है? रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में यहाँ पे कहीं भी नोट नहीं है। हाँ देखो इन्होंने 3.5% टैक्स ले लिया, वैल्यू ऑफ परक्यूजर इंटरेस्ट ऑन लोन, और यूजिंग ऑफ डाइनर टेबल फॉर 1 मंथ, तो इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशन निकाल ली डेप्रिसिएशन लेके। सेल ऑफ कार 20% WDV से कैलकुलेशन करके निकाल लिया इन्होंने, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 इन्होंने दे दिया, यानी सारी चीज़ें अब हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, मुंबई से लोकेशन चेंज हुई थी क्या, परक्यूजिट ऑफ इंटरेस्ट लोन क्यों चेंज हुआ? अच्छा यहाँ पे ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन मुंबई के अकॉर्डिंग तो 15% ही होना चाहिए था, एंड 10% ऑफ सैलरी। अच्छा फॉर्मूला क्या था, आइए देखते हैं। RFE का फॉर्मूला क्या था, रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन, हाँ हमने कहा था अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाइसेंस फी लेते हैं, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऑन बाय अगर एम्प्लॉयर है, तो अगर पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो 7.5%, 10 लाख टू 25 लाख है तो 10%, और अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, जैसे मुंबई का एग्जांपल था, मुंबई दिल्ली मैंने आपको पहले कहा था रट लेना, उसका 15% होता है ऑफ सैलरी, ठीक है। और हायर चार्जेस अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो 15% ऑफ सैलरी, और हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। अब मुझे एक चीज़ पूछनी है क्वेश्चन में क्या उसकी लोकेशन चेंज हुई थी? उसने बोला कि बॉस का खुद का है, ठीक है, बॉस का खुद का है तो 15% ऑफ सैलरी होना चाहिए था, राइट। अब आंसर देखते हैं एक बार, 15% ऑफ सैलरी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 अगस्त। अब मैं बहुत परेशान हूँ और आप भी बहुत परेशान होंगे कि सर हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से आंसर नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों, क्या कमी रह गई, क्या क्वेश्चन में गलती है, कहाँ कौन सी गलती रह गई? चलिए आइए आइए खुद को अपडेट करते हैं, और दिस इज़ द पार्ट ऑफ द स्टडी जो मैं तुम्हें करवा रहा था। दिस इज़ पॉइंट नंबर, हम एक्स्ट्रा पॉइंट कर रहे थे ना, राइट, एरियर ऑन सैलरी। यहाँ पे लिखेगा, हमने अभी स्टार्ट किया था सम एडिशनल कॉन्सेप्ट, ओके, सम एडिशनल कॉन्सेप्ट में नया पॉइंट लिखिए, अमेंडमेंट, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट आपकी, पॉइंट नंबर 4, ठीक है, अमेंडमेंट, और किस में सर? ये अमेंडमेंट है आपकी हाउसिंग फैसिलिटीज़ में, रेंट फ्री अकोमोडेशन में। ये क्वेश्चन के साथ अमेंडमेंट कराने का लॉजिक ये था कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो तुमसे ये गलती ना हो। अगर मैं पहले ही करा देता ना और बोल देता होमवर्क है तो तुम ध्यान नहीं देते। अभी जब मैं आपको इसको फंसा रहा हूँ, जब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गलती हो रही है, जब मैं दिखा रहा हूँ कि हमारी नॉलेज अप्लाई नहीं हो रही, तो तुम भी सोचोगे सर गलती कहाँ पे हुई।
एक ना तरीका होता है चीज़ों को इतना ज़्यादा एग्जरीट कर दो ना कि वो लाइफ टाइम याद रह जाए। अब ये जो रेंट फ्री अकोमोडेशन की मैं अमेंडमेंट बता रहा हूँ, मैंने भी यूट्यूब चलाया, बच्चों से ही पूछा, कहीं भी इसके साथ सिंक करके नहीं डिस्कस किया गया अमेंडमेंट को। तो हमारी पार्ट प्रोसेस में ये क्वेश्चन कवर्ड अप हो जा रहा है। और यस, सितंबर के लिए और जैन के लिए मैं 100% आपको प्रॉमिस करता हूँ किसी एक पेपर में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो अभी हम कर रहे हैं। तो देखो यार, हमारा हाउसिंग फैसिलिटी चल रहा था, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है राइट, उसके लिए हमने पढ़ रखा है कि भैया लाइसेंस फीस लगती है। यहाँ पे कोई अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट कहाँ पे है, ये देखो, हाउस फैसिलिटी अदर एम्प्लॉय के लिए, जो हमारा एम्प्लॉय क्या है, अदर एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, या तो बॉस का खुद का घर है, ठीक है, ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर, या फिर बॉस ने हायर पे लिखा है, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। बॉस का खुद का घर तो है नहीं, ठीक, और खुद का घर है तो क्या, तो यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक बोली थी हाउसिंग फैसिलिटीज के साथ, राइट। पूरी अमेंडमेंट को मैं दोबारा से डिस्कस करता हूँ। अब यहाँ पे टैक्सेबल होगा, लेकिन टैक्सेबल होने से पहले आपको पॉपुलेशन चेक करनी पड़ेगी, और पॉपुलेशन हो गई है अपडेट और परसेंटेज हो गया है चेंज, इस वजह से नहीं हो रहा। अब हम चेक करेंगे, अगर अप टू 15 लाख है, ठीक है, तो आप 5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल करेंगे। अगर 15 लाख टू अप टू 40 लाख है तो आप 7.5% करेंगे। और अगर पॉपुलेशन 14 लाख को क्रॉस कर जाती है, 14 लाख को क्रॉस कर जाती है, 14 लाख को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, तो फिर आप लगाएंगे 10% ऑफ सैलरी, और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर वाले में भी अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है यहाँ पे अब पहले जो 15% का रेट होता था ना, अब वो 10% का रेट है, 10% ऑफ सैलरी, और हायर चार्जेस पेड, हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, और विच एवर क्या होता था, लोअर, ठीक है। ये चीज यहाँ पे नई अमेंडेड होके आई है। और सैलरी का मीनिंग आई डोंट थिंक मैं आपको दोबारा सिखाऊंगा, ये ऑलरेडी हमने लेक्चर में कवर अप कर रखा है, लेकिन तुम चाहोगे तो मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ। सैलरी का मीनिंग तुम चाहोगे तो कॉपी पेस्ट वहां पे कर सकता हूँ, लेकिन ये ऑलरेडी है। तो सर हमें वही पढ़ा दो ना, ये क्यों पढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे भी एक चेंज है। अभी जब आप एग्जाम दे रहे हो ना, यहाँ तक में एक ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन की वजह से हमें पता चला, वरना ये ट्विस्ट था नहीं। टीचर ने ये प्रॉपर डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर रखी कि आपको एक टाइम स्लैब बनाना पड़ेगा। कैसे सर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 31 अगस्त, ओके, अगस्त के बाद क्या था, सितंबर टू 31 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और यहां क्या हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च। यानी जब तक ये चलेगा ना आपका, आपके ओल्ड रेट सप्लाई होंगे, और इस वाले के बाद, ठीक है, आपके न्यू रेट सप्लाई होंगे। यहां पे ये अमेंडमेंट है। अब इसके बाद सर, इसके बाद ओके, क्वेश्चन में जब हम वापस आते हैं, मैं अगेन आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। इस क्वेश्चन में यही पंगा है, इन्होंने यहां तक, क्योंकि अमेंडमेंट इफेक्टिव कब से हुई, 1 सितंबर से, तो 1 सितंबर के बाद तो 10% रेट है, लेकिन 1 सितंबर से पहले 15% रेट है, तो ये 23 तक ही है। यहां तक याद रखना, ये ईयर कौन सा सर, 23। अगर बस आपके एग्जाम के लिए, आने वाले जो एग्जाम होंगे ना, मई 25 उसके लिए रिलेवेंट नहीं रहेगा ये, ठीक है, मई 25 के लिए रिलेवेंट नहीं रहेगा, बस आपके लिए रिलेवेंट है।
ये कौन सा ईयर है सर? 2023 का जो असेसमेंट ईयर आप सॉल्व कर रहे हो, ये बस उसी के लिए है। जो आपका असेसमेंट ईयर है बस उसी के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान समझो। उसके बाद वाले असेसमेंट ईयर के लिए ये ब्रेक नहीं रहेगा। उसके बाद वाले में डायरेक्ट मैं और बाकी टीचर यही वाला पढ़ाएंगे बस डायरेक्ट, पुराना वाला पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे चेंजेस हो गए। तो यहाँ पे रेट कितना था? 15% ओल्ड रेट, और नया रेट कितना हो गया? 10%। अब बच्चा कहेगा सर सजेस्टेड तो गलत है, ये तो होना नहीं चाहिए था, बट दिक्कत क्या आती है? हमारी अमेंडमेंट वाली नॉलेज में, ठीक है। अब यहाँ पे एक अमेंडमेंट और है जो अभी के लिए एप्लीकेबल है, और एक अमेंडमेंट वो है जो असेसमेंट ईयर जब चेंज होगा उसके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अभी वो रिलेवेंट नहीं है तो मैं नहीं बता रहा, जो रिलेवेंट है वो बता रहा हूँ। मान लो आपको टू हाउसेस आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन के तौर पे मिल रहे हैं। केस नंबर 1, 2 हाउसेज हो गए सर। कैसे? पहले एक दिया होता, आप कहीं और चले गए, ट्रांसफर हो गया आपका, आपने वहां पे होल्ड कर रखा है। तो आप अप टू 90 डेज, जो शुरुआत के 90 दिन होंगे, वहां पे आप क्या करोगे? आप आरएफए निकालोगे हाउस नंबर 1 का, फिर आप आरएफए निकालोगे हाउस नंबर 2 का। जो लोवेस्ट होगा ना वो आपके लिए टैक्सेबल होगा, जो लोवेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा। आफ्टर 90 डेज, अगर 90 डेज भी कंप्लीट हो गए और अभी भी तुम्हारे पास 2 आरएफए हैं, मतलब 2 घर हैं, तो टैक्सेबल कर दो बोथ परक्यूजिट, दोनों के परक्यूजिट को आपकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। दिस इज अमेंडमेंट एंड समरी ऑफ द अमेंडमेंट। एक अमेंडमेंट और है सीआईआई का, वो अभी अप्लीकेबल नहीं है, अगले अटेम्प्ट में, तो मैं अगले अटेम्प्ट में ही बताऊंगा उसको आपको। अभी के लिए इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टडी इन द एडिशनल पॉइंट, दैट इज अमेंडमेंट रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो जो भी अमेंडमेंट आएगी मैं यहाँ पे ऐड करते चला जाऊंगा, मैंने आपको पहले ही बोला था। अब आई थिंक ऑल क्लियरिटी आपको मिल गई, और वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करो। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये आपका नया वाला हो गया, ओके। और फ्यूचर से जो भी चार्ट बनेगा आपके अगले से अगले अटेम्प्ट के लिए यही एप्लीकेबल होगा, नोट डाउन कर लो। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, 14, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ। और ना ये प्रियंका वाला क्वेश्चन ना जो अभी हम देख रहे थे, 5 स्टार लगा लेना प्लीज़, नो एक्सक्यूज, 100% करना है तुम्हें, ठीक है। चलो अब मैं बुक की तरफ आ रहा हूँ, और बुक पे आपको होमवर्क दे दूँ मैं आपके क्वेश्चंस, और फिर अब आपका टेस्ट भी होने वाला है, राइट। मार्क कर लो सर क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन होमवर्क है आपके, ठीक है। अब जो मैंने नहीं कराए वो होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क, अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। सजेस्टेड भी दिया हुआ है तो आप मैच कर सकते हो अपने आंसर को। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। अच्छा वो तो मैंने करा दिया था। एक टॉपिक और पढ़ लेना यहाँ पे प्लीज,
देखो एक है हमारी नॉर्मल रिज्म, नॉर्मल वाले पे क्या होता है 2.5 लाख टू 5 लाख, उसके बाद होता है 3 लाख टू 5 लाख, उसके बाद होता है अप टू 5 लाख, मतलब 5 लाख तक नील किसको सर, जो 80 प्लस वो होते हैं, जो 60 टू 80 होते हैं, और उसके बाद जो अप टू क्या होता है 60। और एक होता है सर स्पेशल टैक्स रिजिम, जहाँ पे सबके लिए सारे प्रोविजन बराबर होते हैं, और वहाँ पे एक चीज़ और होती है स्पेशल में 3 लाख से डायरेक्ट स्टार्ट होता है, चाहे जो भी एज हो। यहाँ पे बताया गया कि अगर तुम स्पेशल टैक्स रिजिम लेते हो तो 10(5) जो LTC था ना, लीव ट्रेवल कंसेशन, तुम्हें नहीं मिलेगा, नॉट अवेलेबल, नहीं मिलेगा। अगर न्यू टैक्स रिजिम है तो HRA का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एग्जामिशन जो अलाउंस हुई थी 10(14) में नहीं मिलेगी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 2 और क्लॉज 3 ट्रीटमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्सेस तुम्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा, एग्जामिशन फॉर परक्यूजेट फॉर फूड अप टू 50 मील ड्यूरिंग आवर्स, ये भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ले रहे हैं तो, ठीक है। इसको बुक में मैंने लिखा हुआ है, आप बुक से इसको पढ़ लेना प्लीज, इसको नोट डाउन में नहीं करवा रहा, ये तुम बुक से पढ़ लेना। राम 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 राम। एक ये एरियर ऑफ सैलरी का एक क्वेश्चन हमें सेक्शन 89 जो है भी डिस्कस करना है, ओके। और आपके लिए मीनिंग ऑफ सैलरी 5 स्टार लगा लेना। यहाँ पे जैसे ग्रेचुइटी का क्या मीनिंग हुआ, बेसिक सैलरी एंड DA, ठीक है। अगर ग्रेचुइटी, लीव सैलरी, HRA रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और VRS, इसमें बेसिक का सैलरी मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ सैलरी बेसिक सैलरी, DA प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कमीशंस कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो देखो ग्रेचुइटी के लिए, लीव सैलरी के लिए आपका बेसिक हो गया प्लस DA हो गया, अगर इफ है तो प्लस टर्नओवर कमीशन, ठीक है। और ग्रेचुइटी के लिए क्या होता है, बेसिक प्लस DA। उसके बाद क्या है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। और इसमें सर, इसमें भी ग्रेचुइटी, इसमें भी इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय द ग्रेचुइटी एक्ट। और इस वाले में क्या है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट कवर्ड इन द ग्रेचुइटी, तब ये वाला लगता है। रेंट फ्री अकोमोडेशन होगा तो आपके लिए सैलरी का मीनिंग क्या होगा, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, एक बार एग्जाम से पहले, टेस्ट से पहले पढ़ लेना, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। बाकी चीज़ें मैंने आपको करवा दी है, बस एक हमारा टॉपिक रह गया 89 वाला, एरियर ऑफ सैलरी, ठीक है। बाकी ऑडियो जब मैं रिवाइज करूंगा तो अभी मैं ये 89 वाला और 115 PAC वाला ये टॉपिक रिवाइज करके फिर वो वाली चीज़ें रिवाइज करूंगा, ठीक है, अमेंडमेंट के ऑडियो के साथ। तो सारी चीज़ें मैंने कवर्ड अप कर लिया आपके एग्जाम के लिए। क्या है सर, रिलीफ सर, एरियर ऑफ सैलरी हो गई सर, कैसे हो गया, इन द मिस्टर हरी हु टर्न 71 years of 28 March 2024, you are informed that the salary computed in the previous year 23-24 is 10,20,000 and arrear of the salary was received 3,45,000। मतलब जैसे एरियर ऑफ रेंट बढ़ा था तुमने कि भैया वो रेंट मिलना चाहिए था इतना, तुम्हें मिला इतना, बात हुई थी सर 10,000 की रेंट की, हो रही है 15,000, 5,000 रुपये तुम्हें बाद में मिले, उसने कहा हाँ भाई अमाउंट मेरा ठीक हो गया, ले ले यार तू पैसे ले ले। उस तरीके से बॉस पहले एम्प्लॉयर से सैलरी नहीं दे रहा था, एग्रीमेंट कुछ और हुआ था कि भाई मैं तुम्हें सैलरी इतनी दूंगा, बाद में इतनी नहीं दे रहे, इतनी दे रहे, सर लॉस हो गया, बिजनेस डाउन हो गया, नहीं दे पा रहे, तो बाद में इतनी मिली सर, 3,45,000 इनको मिला, ठीक है। फर्दर यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू अर्लियर ईयर्स टू व्हिच द एरियर ऑफ द सैलरी रिसीव्ड इज एट्रिब्यूटेबल। कह रहे सर पहले भी मिला है, इस समय इतनी एरियर मिली थी, इस समय इतनी एरियर मिली थी, इस समय इतनी एरियर मिली थी। अच्छा, कंप्यूट द रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 89, क्या रिलीफ है ये बताओ, जो हमें 3,45,000 आज की डेट में मिले हैं उसका क्या बेनिफिट है वो बताओ, कैसे ट्रीटमेंट करोगे, ओके। अब देखो 2011-12 का स्लैब रेट क्या है, 240 तक नील, 240 से 5 लाख 10%, 5 लाख टू 8 लाख 20%, अबव 8 लाख 30%, ये 11-12 का है, ठीक है। और किसके लिए सर, फॉर रेजिडेंशियल इंडिविजुअल ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर और मोर, और फॉर द अदर रेजिडेंशियल अप टू 1,60,000 नील है, 160 टू 5 लाख 10% है, 5 लाख टू 8 लाख 20% है, एंड अबव 8 लाख 30% है। और सर ये जो रेट्स है ना क्वेश्चन में गिवन होते हैं, गिवन इन क्वेश्चन, तो सर ये मुझे बताना क्या चाह रहा है, वो ये बता रहा है जो 3,45,000 तुम्हें मिले हैं ना, वो यहां से भी है, यहां से भी है और यहां से भी है,
ओके, ये कहने का मतलब है जी, ये कहने का मतलब है। तो इसने आपको जिस जिस ईयर के पेमेंट दी है, ठीक है, उस इस ईयर का टैक्स रेट इन्होंने बता दिया है पहले ही। ओके, ठीक है सर, मतलब ये टैक्स रेट्स गिवन है। ओके, यहाँ पे तरीका क्या होता है कैलकुलेशन करने का? कैलकुलेट द टैक्स पेबल प्रीवियस ईयर इन विच द एरियर एडवांस रिसीव्ड बाय द कंसीडरिंग। स्टेप 1, टोटल इनकम इंक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी, टोटल इनकम एक्सक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी। मतलब मान के चलो कि मान लो अगर तुम्हें ये एरियर रिसीव नहीं हुआ होता तो तुम्हारा टैक्स क्या होता, टोटल इनकम क्या होती, वर्ड क्या, टोटल इनकम, ठीक है। और टोटल इनकम पे कैलकुलेट टैक्स पेबल, उनका टैक्स लायबिलिटी मतलब टोटल इनकम क्या हुई, फिर उसमें टैक्स लायबिलिटी क्या हुई। ये है इंक्लूसिव। मान लो इंक्लूसिव एडिशनल सैलरी, जो तुम्हें सैलरी मिली अगर वो मिल गई होती तो तुम्हारा टैक्स क्या बनता। एक्सक्लूसिव मतलब अगर तुम्हें वो सैलरी नहीं मिली होती तो तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी क्या बनता। ओके, स्टेप 2 क्या कहता है, कंप्यूट द डिफरेंस ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड स्टेप 1 एंड स्टेप 2। आप देख लो कि स्टेप 1 और स्टेप 2 का डिफरेंस क्या है, ठीक है। ओके, चलिए सर एक बार देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि सर देखो, अगर हम इंक्लूसिव ऑफ एरियर ऑफ सैलरी की बात करें, एक्सक्लूसिव ऑफ एरियर ऑफ सैलरी की बात करें, तो सर देखो अगर हमारी टैक्सेबल सैलरी कहें तो अगर एरियर को लेके इंक्लूसिव की बात करें तो 30,65,000 होती है। अगर एक्सक्लूसिव की बात करें जिसमें एरियर शामिल नहीं है उसमें 10,20,000 अमाउंट आता है, मतलब एक्सक्लूसिव। अब इनकम टैक्स इस पर 2,19,500 बन रहा है और इस पर 1,16,000 बन रहा है। सर ये वाला इन्होंने ये वाला स्लैब रेट अप्लाई किया है, ठीक है, ये वाला स्लैब रेट इनका अभी चल रहा है। अब इन्होंने कहा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो देखो सेम है, टोटल टैक्स लायबिलिटी 2,28,280, 120,460 ये इनके आ रहा है। आगे ये क्या कहते हैं, कैलकुलेट द टैक्स पेबल एवरी प्रीवियस ईयर टू विच एडिशनल सैलरी रिलेट्स। तो मतलब तुम्हें 2010, 11, 11, 12, 12, 13 सबका टैक्स रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आने के चांसेस बहुत कम है, आएगा तो कम से कम 10 to 12 मार्क्स का होना चाहिए, वरना इससे कम में नहीं आएगा। फिर टोटल इनकम इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी और एक्सक्लूडिंग एडिशनल सैलरी, अब हमें हर साल का निकालना पड़ेगा, ठीक है। 11, 12 इंक्लूसिंग एक्सक्लूडिंग, 12, 13 इंक्लूसिंग एक्सक्लूडिंग, 13, 14 इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग। तो टैक्सेबल सैलरी आप सबकी निकालोगे भाई, टैक्सेबल सैलरी ये थी, इंक्लूसिंग पे बाद ये आया, ये आया, फिर इंक्लूसिंग के साथ टैक्स ये है और एक्सक्लूडिंग के साथ टैक्स ये है, इंक्लूडिंग के साथ टैक्स ये है, एक्सक्लूडिंग के साथ टैक्स ये है, इंक्लूडिंग के साथ टैक्स ये है, एक्सक्लूडिंग के साथ टैक्स ये है। ओके, तो ये इन दोनों का डिफरेंस, ये इन दोनों का डिफरेंस, ये इन दोनों का डिफरेंस। अब यहां पे क्या कहा गया कि देखो यार यहां और यहां के डिफरेंस को देखो तुम, वो कह रहा है कि भैया टैक्स इंक्लूडिंग देख लो, एक्सक्लूडिंग देख लो, जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 107,640। और इंक्लूडिंग की अगर मैं बात करूं तो इसको जोड़ लो तुम तो ये इतना आ रहा है, और इसको एक्सक्लूडिंग को जोड़ लो तो इतना आ रहा है, इसका डिफरेंस देख लो। तो कह रहे सर रिलीफ कितना मिलेगा मुझे, रिलीफ कितना मिलना चाहिए अगर ये टैक्स जो अभी तुम मेरे से मांग रहे हो, समझो आप वो रेट बन रहा है 1,07,640, लेकिन अगर ये टैक्स उसी समय ले लिया होता तो ये होता 92,185। देखो इसको कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं, ये क्यों दिया जा रहा है, रिलीफ का मतलब समझो। यहाँ पे कह रहा है कि सर अगर वही 5 लाख रुपए मुझे 10 साल पहले मिलते तो उस पर टैक्स रेट कम होता, अगर वही 5 लाख रुपए मुझे आज मिल रहे हैं तो आज का टैक्स रेट ज़्यादा है। तो वो टैक्स रेट से मतलब पिछला, अगर मैं आज से 10 साल पहले टैक्स देता तो आप मुझसे सिर्फ 500 रुपये लेते, और वही टैक्स रेट आज ज़्यादा है तो आप मुझे 500 से की जगह 2,000 रुपये ले रहे हो, 1,500 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो आप मेरे से। तो जो एक्स्ट्रा 1,500 है, तो हमने क्या पहला और आज का दोनों का डिफरेंस निकाला, जो निकल के बन रहा है उसके उस टाइम पीरियड के हिसाब से, इस टाइम के पीरियड के हिसाब से हम आपको रिलीफ दे रहे हैं। तो हमने आज के टाइम से देख लिया कि भैया क्या डिफरेंस आ रहा है, अगर इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग का जो डिफरेंस है वही तो हम बात कर रहे हैं, और उसमें भी हमने पीरियड में जा जाके 3 साल की पीरियड में जा जाके एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग का डिफरेंस देखा तो ये आ गया। तो कह रहे रिलीफ जो आपको देंगे सर दिस इज 15,455, ठीक है। तो इनकम टैक्स पेबल कितना था 2,28,280, 2,28,280, और इसमें से हमने रिलीफ को लेस कर दिया, तो टैक्स पेबल आफ्टर क्लेमिंग रिलीफ दिस इज 2,12,825। ओके, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सैलरी का टॉपिक अभी तक का खत्म हो गया। कोई अमेंडमेंट आएगी, ओके, आई विल ऐड इन वीडियो सीरीज। तो अगर तुम्हें सच में लग रहा है दिल से मास्टर ने मेहनत की है तो एक थैंक्स तो बनता है यार, एक लाइक बनता है, कर देना। और जो भी दोस्त तुम्हारा परेशान हो रहा हो बोल देना कि एक मास्टर मिला है हमें,
जो शिद्दत से मेहनत करता है विदाउट गेनिंग प्रॉफिट, विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, बुक बाय कर दो। ना मैं कोर्स का प्रमोशन कर रहा हूँ ना किसी चीज़ का। बाकी कोई एडवाइस चाहिए हो तो व्हाट्सअप नंबर है 9357194004। और अगर इस वीडियो से कोई शिकायत हो या कुछ मेरे से गलती हो गई हो बोलने तो कमेंट में कर देना, मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना आप। ठीक है, मेरी जो प्लानिंग चल रही है दिमाग में, जो मेरे खटर पटर चल रही है, मेरा है TDS TCS या फिर डिडक्शन का टॉपिक। आपका क्या लगता है आप मुझे ज़रूर बताना, मैं उसके हिसाब से करवाऊँगा आपको। तो अभी आ जाते हैं रिवीजन के ऊपर। ठीक है, आइए रिवीजन ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। चैप्टर एंड होने के बाद जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, प्लेलिस्ट मैं आपकी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा। उसी के साथ जितने भी ऑडियो मैंने रिकॉर्ड किए, 4 ऑडियो हो गए, ये 5th ऑडियो है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट ऑडियो अराउंड 11 मिनट का था, सेकेंड एंड थर्ड मिला के अराउंड 15 मिनट का था, और ये 4th ऑडियो अराउंड 18 मिनट का है, और ये वाला आई डोंट नो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब भी। दोस्तों ये है अमेंडेड ऑडियो ऑफ सैलरी। इसमें आपको बहुत सारी अमेंडमेंट सीखने के लिए मिलने वाली है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़ प्लीज़, और फोकस के साथ पढ़िएगा। ये लास्ट वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट कवर्ड है, प्रियंका जी का क्वेश्चन कवर्ड है, और कैसे आपकी रेंट फ्री अकोमोडेशन में अमेंडमेंट आई हुई है, कैसे आपकी SPF और RPF में अमेंडमेंट आई हुई है, सेक्शन से 17 क्लॉज 2 VII और VII के अंदर कैसे अमेंडमेंट आई है, कैसे कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो सितंबर 24 और Jan 25 के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑडियो और वीडियो है। प्लीज़ सैलरी का टॉपिक मिस मत कीजिएगा, शिद्दत से पढ़ेगा, एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस। ओके, देखो सबसे पहले तो अगर आपने डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम लिया है 115 BAC, तो आपको 10(5) यानी लीव ट्रेवल कंसेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 10(13) HRA का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 10(14) का नहीं मिलेगा, आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोफेशनल टैक्सेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और फूड अप टू 50 रुपीज़ वाला बेनिफिट भी नहीं मिलता है। ओके, एंड द लास्ट हमने जो चैप्टर में पढ़ा था, सबसे पहले हम वो रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज एरियर ऑफ सैलरी, सेक्शन 89। सर क्या कहता है 89 कहता है कि मान लो यार एक बंदे का टैक्स जो लगना चाहिए था 2010 में लगना चाहिए था, और उसका टैक्स लायबिलिटी बनना चाहिए था 1000 रुपये। अगर उस बंदे को 2030 में तुम टैक्स लोगे तो 20 साल बाद जो टैक्स उसका 1000 रुपये बनना चाहिए था अब तो बनेगा 5000, तो एक्स्ट्रा 4000 क्या, दिस इज एक्स्ट्रा 4000 इज अ रिबेट अंडर सेक्शन 89 एरियर ऑफ सैलरी। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन नंबर 24 है, वीडियो देख लेना, उसी के साथ क्लियरिटी मिलेगी आपको, क्योंकि ऑडियो में कितना भी समझा दूंगा इस पर आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। दिस इज द प्रैक्टिकल इशू। चलिए सर, उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और कवर अप कर लेते हैं, मीनिंग ऑफ सैलरी एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रेचुटी है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए और वो पोगा में कवर्ड अप है तो बेसिक प्लस DA ही लिया जाता है। ठीक है, और अगर ग्रेचुटी में एक्ट में कवर्ड अप नहीं हो आप, राइट, या फिर लीव सैलरी है, HRA है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, या फिर VRS है, तो बेसिक प्लस DA पार्ट्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस टर्नओवर कमीशन आप लेते हो। अगर RFA है, ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। DA लोगे, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंपटीशन ऑफ सुपरनेशन और रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड, allowance which are exempt from payment of tax, valuation of perquisitor specified, any payment or expenditure specifically exclude in 72 payment of medical insurance premium therein, and lump sum payment received at the time of termination of service, और वॉलेंट्री रिटायरमेंट लाइक ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट बेनिफिट, कंपटीशन पेंशन। सर ये सब लेना है? नहीं बेटा, ये सब नहीं लेना है। तो RFA में सारी चीज़ें लेनी होती है, अकोमोडेशन प्रोवाइड टू एम्प्लॉय, बट क्या क्या नहीं लेंगे, तो नॉट फॉर्म DA अगर नॉट फॉर्म पार्ट है, ठीक है, सो सुपरनेशन बेनिफिट और रिटायरमेंट बेनिफिट तो आप नहीं लोगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं लोगे, अलाउंस जो कि एग्जेम्प्टेड है पेमेंट फॉर टैक्स वो नहीं लोगे, यानी टैक्सेबल वाली लेनी है बस। वैल्यू ऑफ द परक्विजिट, ठीक है, 17(2) के अंदर नहीं लेनी है आपको। एनी पेमेंट और एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का है नहीं लेना है आपको। लमसम पेमेंट जैसे लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुटी, वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सब नहीं लेने हैं आपको। बाकी क्या लेना है वो मैंने लेक्चर के साथ प्रीवियस ऑडियो में भी डिस्कस कर रखा है, यू कैन लिसन इट केयरफुली। तो आज के डिस्कशन पे आते हैं जो आज हमने क्लास में सीखा था। ओके, तो आज हमने परक्यूजिट के लास्ट 2 पॉइंट समझे थे, स्पेशल टेंशन देना था इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया था और आज बताने के लिए कहा था। मैंने कहा अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है
VII इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 21 से आया हुआ है और अब तक इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा एग्जामिनर ने, तो कभी भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। लास्ट पार्ट सैलरी का बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस। अगर ये कहता है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आरपीएफ में, एएसएफ में, एनपीएस में, अगर ये अमाउंट 7,50,000 को क्रॉस करता है तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो एज अ परक्यूजिट ट्रीट किया जाएगा। ओके, दूसरा है 17 VII, VIIA, ऊपर वाला था VII, ये है VIIA, एनुअल एक्रीशन। ये कहता है सर जो आप पैसा जमा कर रहे हैं ना उस पर हर साल ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, अगर वो इंटरेस्ट और डिविडेंड का अमाउंट हर साल 7,50,000 को क्रॉस हो रहा है तो वो अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाता है। तो इसको सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो टैक्सेबल देखो, कैलकुलेशन आपको वीडियो लेक्चर में जाके देखनी पड़ेगी। आप सैलरी का लास्ट पार्ट देख लेना प्लेलिस्ट से, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज़ जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्लास नहीं ले रहे हैं, प्लीज़ इसे देख लेना। मैंने फॉर्मूला तब एलोब्रेट किया है, उसको देख लेना। फॉर्मूला है टैक्सेबल इंटरेस्ट का PC/2 मल्टीप्लाई में R। सर PC क्या है? PC का मतलब है इस ईयर जो भी 7,50,000 से एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन हुआ वो, अपॉन में 2 यानी एवरेज लेना है। R यानी जो भी पैसा ओवरऑल इस साल डाला गया उस पर क्या इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, क्या अर्निंग आप क्रिएट कर रहे हो, दिस इज R, प्लस प्रीवियस ईयर जो 7,50,000 से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन था, प्लस टैक्सेबल इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑफ द लास्ट प्रीवियस ईयर, ये आपको लेना होता है। उसके बाद सर प्रोफेशनल टैक्स अगर बॉस ने पे किया है तो पहले आप ऐड कर लो, लास्ट में डिडक्शन ले लेना सेक्शन 16 में, और अगर एम्प्लॉय ने पे किया तो डायरेक्ट डिडक्शन लेना, ऐड करने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 बोलता है सैलरी और 50,000 विच एवर इज लोअर। एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, ठीक है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम अप टू 5,000 विच एवर जो लोअर होगा वो दिया जाता है। सर एडिशनल कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे, मैंने बताया था डायरेक्टर एम्प्लॉय है या फिर एम्प्लॉय हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट या फिर सैलरी आपकी मोर देन 50,000 है, तो फिर इस केस के अंदर आपको स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज कहा जाता है। कुछ परक्यूजिट्स आपको स्पेशली टैक्सेबल होते हैं, बाकियों को नहीं होते, लेकिन जब सैलरी ही 50,000 है तो इस पर मैंने स्पेशल डिस्कशन की नहीं परक्यूजिट के साथ। मेरा ये मानना है जब 50,000 क्रॉस हो जाएगा, कम से कम 3 लाख 4 लाख 5 लाख हो जाएगा, तब इस पर डिस्कशन करेंगे। अभी बस याद रखना एमसीक्यू पर्पस के लिए डायरेक्टर एम्प्लॉय, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाले एम्प्लॉय और 50,000 से क्रॉस वाले एम्प्लॉय को स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज कहा जाता है। फिर सर आगे इंटरेस्ट की ऊपर एक बार दोबारा से बात आ गई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के ऊपर कि भैया एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है 10, 11, 10, 12, ठीक है, टुवर्ड्स आरपीएफ एंड एसपीएफ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉय का अमाउंट अगर 2,50,000 से ज़्यादा है तो एग्जामिशन नहीं मिलेगी, अप टू 2,50,000 ही मिलेगी। उसके बाद एक पॉइंट और आ गया कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो ये 2,50,000 की लिमिट 5 लाख बढ़कर हो जाती है। फिर इसमें एक छोटा सा पॉइंट आ गया कि भैया जो अमाउंट आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना इन एक्सेस वाला, लेट सपोज तुम्हें करना था 2,50,000, तुमने क्या 4 लाख, जो 1,50,000 एक्स्ट्रा है तो उसका जो इंटरेस्ट भी तो एक्स्ट्रा बनेगा, वो इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा बनेगा वो सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक अमेंडमेंट वाला पोर्शन था जो मुझे आरएफए से रिलेटेड आपको बताना है। मैंने कहा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लाइसेंस फी लगेगी टैक्सेबल। अगर अदर एम्प्लॉय है और बॉस ने अपना घर दे रखा है तो यहाँ पे अमेंडमेंट है कि अगर पॉपुलेशन 50 लाख तक है, 15 लाख तक, तो 5% टैक्सेबल होता है सैलरी का। 15 लाख टू अप टू 40 लाख है तो 7.5% टैक्सेबल होता है। 14 लाख क्रॉस हो गया तो 10% टैक्सेबल होता है, राइट। हायर्ड बाय एम्प्लॉयर क्या था? हायर्ड बाय एम्प्लॉयर में था 10% ऑफ सैलरी हायर चार्ज पेड बाय द एम्प्लॉयर, जो भी लोअर होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी एक प्रियंका वाला क्वेश्चन देखा था हमने, प्रियंका वाला क्वेश्चन देख लेना। उस प्रियंका वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अभी के लिए, प्रियंका के क्वेश्चन के लिए, यानी अभी जो तुम एग्जाम दे रहे हो उसके लिए अप टू 31 अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी 5 मंथ के लिए आपका ओल्ड रेट रहेगा, दिस इज 15%, और अगस्त एंड होते ही 1 सितंबर टू 31 मार्च तुम्हारा नया रेट रहेगा 10%। प्रियंका वाला क्वेश्चन प्लीज देख लेना, MTP 2 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए है प्लीज, ठीक है। एक छोटी सी अमेंडमेंट जो आपके लिए एग्जाम के लिए और रिलेवेंट है, मान लो आपको बॉस ने 2 RFA दे दिए तो अप टू 90 डेज RFA 1 और RFA 2 विच एवर जो लोअर होगा वो टैक्सेबल होगा, सैलरी में ऐड होगा, और आफ्टर 90 डेज दोनों ही RFA तुमको टैक्सेबल हो जाएंगे। दिस इज ओवरऑल अपडेट। कुछ बच्चे पूछेंगे सर आपने ये RFA पहले अमेंडेड क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे प्रियंका वाला क्वेश्चन करवाना था इसलिए, ठीक है। प्रियंका वाले क्वेश्चन के साथ मैंने करवाया तो एग्जाम के लिए तुम्हें पूरा वो याद हो जाएगा, एग्जाम में कभी भी आ सकता है। अगर तुम्हें लगता है मैंने शिद्दत से तुम्हारे लिए मेहनत की, एक थैंक्स व्हाट्सअप पे जरूर भेज देना 9357199404। अपना ख्याल रखिएगा, शिद्दत से पढ़ेगा, पेरेंट्स के प्राउड के लिए पढ़ेगा, अपने रिजल्ट के लिए पढ़ेगा, विदाउट एक्सक्यूज़ पढ़ेगा, और बिना ये कहे पढ़िएगा कि मैं थक गया या मुझसे नहीं हो रहा। याद रखिएगा जीतता वही है जो एंड तक फाइट करता है, अपने लिए और अपनों के लिए। फाइट टिल एंड। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।
तो मित्रों, भाइयों और बहनों, आपके अंदर बैठे सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम है। आई होप मुझे दिल से आपकी दुआ मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी तो भी कोई बात नहीं, आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है वो जरूर देगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।